आइए आज के इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित गोंड जनजाति और अहोम जनजाति के बारे में देखते हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वो स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदलते रहते, खेती करते रहते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि वह गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत ही रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं के से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बाहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। रानी दुर्गावती जी ने शासन की कमान संभाल ली। उनके जब पति का देहवासन हो गया तो उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई और उन्होंने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार से खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदोले और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। आइए अहोम के बारे में देखते हैं, अहोम जनजाति के बारे में। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र की घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अहोम टेक्नोलॉजी संपन्न हो गए थे, लेकिन अहोम लोगों ने दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में वीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उनके क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वो बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण का अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती में नए तरीके में अमल करते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक वापस नहीं ले सकता था। इतना प्रभावशाली उन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि राजा भी बिना किसी रूल रेगुलेशन के काबू में किसी अहोम को दी हुई
ज़मीन को नहीं ले सकता था। शुरुआत में आहूम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन आहूम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। आहूम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था, संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले आहूम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। अर्थात हम भारत की दो प्रमुख जनजातियों के बारे में देखा, उनका कितना प्रसिद्ध और गौरव